जय हिंद। कैसे हैं आप सब। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय वस्तु के बारे में, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में किस विषय वस्तु को रखा गया है, यानी किस भाग में किस चीज़ का प्राविधान किया गया है, इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देखेंगे जो भारत का मूल संविधान था उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेदों का प्राविधान किया गया था। 22 भाग और 395 अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में थे, लेकिन देखेंगे कि कुछ संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 और भागों को भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार देखेंगे 22 भाग मूल संविधान में और 4 भाग बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़े जाते हैं, तो टोटल 26 भाग हो जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का जो भाग 7 था उसको निरसित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार देखेंगे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं, यानी 7वां भाग तो समाप्त कर दिया गया। अगर वही ना समाप्त किया गया होता तो 22 और 4 कितने हो जाते, 26 हो जाते, लेकिन एक समाप्त कर दिया गया तो वर्तमान समय में 25 भाग ही भारतीय संविधान में हैं। तो जो बाद में 4 भाग जोड़े गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और जो 22 भाग मूल संविधान में थे इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सब से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो देखेंगे जब भारत का संविधान निर्मित किया गया तो उसमें अधिकांश प्राविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ले लिए गए, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधिकांश प्राविधानों को भारतीय संविधान में लाके जोड़ दिया गया, शामिल कर दिया गया। और 1935 का आप भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 14 भाग और 321 अनुच्छेद हैं। 14 भाग और 321 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम में थे, लेकिन भारत के मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेदों का प्राविधान किया गया। अब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 1 जो है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई है पहले भाग में। और ये जो पहला भाग है भारतीय संविधान का भाग 1 है, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इस पहले भाग में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। यहाँ पे देखेंगे वर्ड आ रहा है संघ के लिए, क्या आ रहा है, राज्यों का यूनियन होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे संघ की इंग्लिश क्या यूज हो रही है, यूनियन। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघ की इंग्लिश फेडरेशन के स्थान पे क्या प्रयोग किया गया है, क्या यूज की गई है। तो क्या बताएंगे, फेडरेशन, संघ की इंग्लिश 2 होती है, फेडरेशन भी होती है और यूनियन भी होती है। तो जो भारतीय संविधान में यूज किया गया है वो क्या है, वो फेडरेशन ना यूज करके यूनियन का प्रयोग किया गया है संघ के लिए। देखिए यूनियन का मतलब होता है कि भारतीय संघ में जो भी राज्य शामिल हो जाएंगे, जो भी शामिल हो जाएगा वो कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन वाला संघ जो होता है उसमें अगर कोई शामिल होता है तो वो समय परिस्थिति के हिसाब से अलग भी हो सकता है, लेकिन भारतीय संघ से इसीलिए देखेंगे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, भारत अखंड है। तो इस जो पहला भाग है इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत के जो राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का क्या प्राविधान है, कौन परिवर्तन कर सकता है, इन सब से संबंधित प्राविधान इसी भाग 1 में किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि अगर भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करना हो, चाहे वो संधि समझौते के माध्यम से कोई नया राज्य भारत में शामिल करना हो या युद्ध के माध्यम से किसी नए राज्य का प्रवेश भारत में करना हो, तो इन सब से संबंधित प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 1 में किए गए हैं। यानी राज्यों से संबंधित कुछ भी होगा तो वो किस में कहेंगे, भाग 1 से संबंधित है। ठीक, और यहाँ भी ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारतीय संविधान का भाग 1 है। ठीक, और अगला भाग देखेंगे भाग 2।
भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, यानी सिटीजनशिप से संबंधित है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्राविधान किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, किन दशाओं में भारत की नागरिकता छिन जाएगी। इस प्रकार के यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी प्राविधान हैं वो सब किस में हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 में हैं, नागरिकता संबंधी प्राविधान में हैं, यानी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में इन सब का प्राविधान किया गया है नागरिकता से संबंधित। और ये जो नागरिकता है, नागरिकता यानी जो ये सिटीजनशिप है, ये प्राविधान लिया कहाँ से गया है, तो क्या बताएंगे, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता संबंधी प्राविधान लिया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी प्राविधान कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से बताएंगे, ब्रिटेन से लिया गया है। और अगला भाग देखेंगे, भाग 3। ये जो भाग 3 है, इस भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, यानी भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और भाग 3 जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यानी जो मौलिक अधिकार का प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का प्राविधान किया गया है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो क्या बताएंगे, ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए से, अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्राविधान भारतीय संविधान में लिया गया है। और वर्तमान समय में देखेंगे भारत में टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6, लेकिन मूल संविधान पढ़ेंगे तो उसमें 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, और मौलिक अधिकार का प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का प्राविधान किया गया है। और अगला भाग देखेंगे, भाग 4। भाग 4 भारतीय संविधान का जो है ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसका अनुपालन उनको करना चाहिए। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्टकट में डीपीएसपी भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक डीपीएसपी का प्राविधान किया गया है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान किया गया है, यानी जो भारतीय संविधान का भाग 4 है ये अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्राविधान करता है, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। और ये भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो क्या बताएंगे, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्राविधान लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक, और अगला भाग देखेंगे, भाग 5। अगला भाग कौन सा है, भाग 5। भाग 5 में यूनियन यानी संघ और केंद्रीय कार्यपालिका की बात की गई है। संघ का मतलब क्या हुआ, यूनियन की बात की गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि संघ की इंग्लिश क्या है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। ठीक, तो भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे तो इसमें संघ और केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में बात किया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका का मतलब ये हुआ जैसे जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हो गए,
रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सब क्या हैं? ये सब कार्यपालिका के भाग हैं। ठीक, तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राज्यों में भी कार्यपालिका होती है और केंद्र सरकार की भी कार्यपालिका होती है। चूँकि भारत में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार। तो राज्यों की अलग कार्यपालिका होती है और केंद्रों की अलग कार्यपालिका होती है। तो भाग 5 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाग 5 जो है ये केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ठीक, देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न तो डायरेक्ट भी ऐसे पूछे जाते हैं कि भाग 4 किससे संबंधित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। उसमें 4 ऑप्शन दे के ऐसे भी पूछ लेता है। कभी कभी एक तरफ भाग दे देता है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और एक तरफ संबंधित अनुच्छेद दे देता है। तो उसमें कूट मिलाना रहता है कि कौन सा भाग किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक, और कभी कभी एक तरफ भाग दे देता है और एक तरफ संबंधित विषय वस्तु दे देता है कि कौन सा भाग किस विषय वस्तु से संबंधित है। तो इस प्रकार के ऐसे ही इधर से उधर करके हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान देंगे। इसमें देखेंगे ये जो भाग 2 है, भाग 3 है और भाग 4 है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको तो किसी भी दशा में भूलिएगा नहीं, भाग 2, 3, 4। ठीक, और अगला भाग देखते हैं भाग 6। भाग 6 आप देखेंगे राज्य और राज्यों के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। हमने आपको बताया कि 2 कार्यपालिकाएं होती हैं, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। तो जो भाग 5 है उसमें संघ के कार्यपालिका की बात की गई है, केंद्रीय कार्यपालिका की, और अगले भाग में भाग 6 में राज्य और राज्यों के कार्यपालिका की बात की गई है, जिसके अंतर्गत देखेंगे जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये सब, और जो राज्यों के मंत्री होते हैं वो सब क्या होंगे, वो सब राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। यानी भाग 6 में राज्य कार्यपालिका यानी राज्य के बारे में बताया गया है, प्राविधान किया गया है। और भारतीय संविधान का भाग 6 जो है ये अनुच्छेद 152 से 137 तक है। 152 से 137 अनुच्छेद तक राज्य कार्यपालिका के बारे में प्राविधान किया गया है, यानी राज्यों के बारे में प्राविधान किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगला भाग देखेंगे भाग 7। यही भाग 7 है जिसको समाप्त कर दिया गया, यानी निरसित कर दिया गया। ठीक, तो इसको भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरसित कर दिया गया। निरसित का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग समाप्त कर दिया गया, तो क्या बताएंगे, भाग 7 समाप्त कर दिया गया। जब भाग 7 समाप्त कर दिया गया तो इसमें जो भी प्राविधान थे वो भी समाप्त हो गए। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना जानना है कि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। और भाग 7 में अनुच्छेद 238 को रखा गया था, जिसको भी समाप्त कर दिया गया। तो अगर कभी प्रश्न ये पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया, तो क्या बताएंगे, 238। अनुच्छेद 238 जो है वो समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। चूंकि ये जिस भाग से संबंधित था अनुच्छेद 238 वही समाप्त कर दिया गया, तो अनुच्छेद तो रहेगा नहीं, ये भी समाप्त हो गया। ठीक, और अगला भाग देखेंगे भाग 8। ये जो भाग 8 है ये केंद्र शासित राज्यों से संबंधित है, जिसपे केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जिसका कार्यभार केंद्र सरकार देखती है। कुछ राज्य हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सारे क्या हैं, चंडीगढ़, ये सब क्या हैं, ये सब केंद्र शासित राज्य हैं। तो केंद्र शासित राज्यों से संबंधित जो प्राविधान हैं वो किसमें किए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों से संबंधित प्राविधान किए गए हैं। और केंद्र शासित राज्यों से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित राज्यों से संबंधित प्राविधान हैं। यानी भाग 8 जो है वो अनुच्छेद 239 से 242 तक अनुच्छेदों का प्राविधान करता है। यानी अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित राज्यों के संबंध में प्राविधान करता है। और अगला भाग देखेंगे भाग 9। भाग 9 जो है ये पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। भाग 9
ठीक, तो भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और ये अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 243 जो भारत का मूल संविधान निर्मित किया गया था, तो उसमें भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 को सिर्फ रखा गया था। लेकिन आप देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के इसी भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देके भाग 9 में शामिल कर दिया जाता है। यानी इसके पहले 1992-93 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, उससे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो भाग 9 में सिर्फ अनुच्छेद 243 ही था। ठीक, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया तो उस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया यानी उसका प्राविधान भारतीय संविधान में कर दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या हुआ? भारतीय संविधान में उसका प्राविधान कर दिया गया। तो जब प्राविधान किया गया तो वो इसी 9वें भाग में लाके उसको जोड़ दिया गया, जो प्राविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किए गए। तो देखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक प्राविधानों को लाके भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ दिया गया। लेकिन मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद था भाग 9 में 243। ये 1992-93 में जो 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ तो उसके माध्यम से अनुच्छेद 243A से 243O तक, 243A से 243O का मतलब हुआ 243A, 243B, 243C, इसी प्रकार से 243O तक। यानी ये 243A से 243O तक कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 15 अनुच्छेद हो जाते हैं और एक अनुच्छेद पहले से ही है 243। तो भारतीय संविधान में अगर कभी पूछे कि भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में, तो क्या बताएंगे? 16 अनुच्छेद हैं। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा नहीं गया है लेकिन फंसाने के लिए पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं, तो क्या बताएंगे? 16 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, लेकिन पहले एक ही अनुच्छेद था। ठीक, तो पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9 है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, भाग 9। ठीक, और अगला भाग देखेंगे भाग 10। भाग 10 जो है ये SC और ST के क्षेत्रों से संबंधित प्राविधान करता है। भाग 10 में SC और ST के क्षेत्रों से संबंधित प्राविधान किए गए हैं भाग 10 में, भारतीय संविधान के भाग 10 में। और भाग 10 जो है ये अनुच्छेद 244 से 244A तक, यानी 2 अनुच्छेद इसमें हैं, अनुच्छेद 244 और 244A। तो ये भाग 10 जो है, भाग 10 SC ST के क्षेत्रों के प्राविधान से संबंधित है और SC ST के क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद 244 और 244A है। ठीक, और अगला भाग देखेंगे भाग 11 जो है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की गई है, द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में बात की गई है, रिलेशन दोनों का, केंद्र राज्य संबंध के बारे में भाग 11 में। लेकिन देखेंगे ये जो भाग 11 में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई है, वो संबंध विधायी संबंध होगा और प्रशासनिक संबंध होगा। इसको विशेष ध्यान देंगे, संबंध कैसा होगा? प्रशासनिक संबंध होगा और विधायी संबंध। यानी जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध हैं वो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की बात किसमें की गई है? भाग 11 में। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और तीसरा संबंध होता है वित्तीय संबंध। तो ये जो वित्तीय संबंध की बात की गई है वो अगले भाग 12 में की गई है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर पूछता है संघ राज्य विधायी संबंध तो क्या बताएंगे? भाग 11 में संघ राज्य विधायी संबंध की बात की गई, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई, लेकिन वो संबंध कैसा होगा? विधायी संबंध होगा या तो प्रशासनिक संबंध है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के मध्य जो है उसका प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 11 में किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद
245 से 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी या प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्यों के मध्य विधायी या प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है। और अगला भाग देखेंगे, भाग 12 जो है, इसमें भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की ही बात की गई है। देखिए 11 में भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई है और भाग 12 में भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की ही बात की गई है। लेकिन जो भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई है, वो संबंध कैसा होगा? वित्त से संबंध होगा, फिनेंस से संबंधित संबंध होगा। तो वित्त से संबंधित अगर पूछे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस भाग से में है, तो क्या बताएंगे? भाग 12 में है। लेकिन अगर विधायी संबंध को पूछे तो क्या बताएंगे? भाग 11 में। तो जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध है, ये अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक है। इसको ध्यान रखेंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध की बात अनुच्छेद 264 से 300 तक की गई है। और अगला भाग देखेंगे, भाग 13। भाग 13 में राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है। समागम की बात भाग 13 में की गई है। किसके किसके मध्य? राज्यों के मध्य। यानी भारत में ढेर सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों के मध्य जो व्यापार वाणिज्य होगा, उन समागम, उनकी बात की गई है। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 301 से 307 तक। तो भारतीय संविधान का भाग 13 राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है, जो अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक भारतीय संविधान के भाग 13 से संबंधित है। ठीक, और अगला भाग देखेंगे, भाग 14। ये जो भाग 14 है, ये संघ तथा राज्यों के मध्य लोक सेवाओं से संबंधित है। संघ का मतलब केंद्र सरकार और राज्यों का मतलब जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं। तो संघ और राज्यों के मध्य लोक सेवाओं से संबंधित हैं, यानी आईएएस पीसीएस जो होते हैं उनसे संबंधित हैं। जो आईएएस पीसीएस, तो कभी कभी जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसे पूछा भी जाता है कि आईएएस पीसीएस से संबंधित प्राविधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ऐसे भी पूछा जाता है प्रश्न। तो भाग 14 देखेंगे तो भाग 14 संघ तथा राज्यों के मध्य लोक सेवाओं से संबंधित है, यानी आईएएस और पीसीएस से संबंधित है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका प्राविधान किया गया है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 308 से 323 तक है, ये किससे संबंधित है? भाग 14 से संबंधित है। भाग 14 यानी संघ तथा राज्यों के मध्य लोक सेवाओं से संबंधित है। संघ तथा राज्यों के मध्य लोक सेवाओं से संबंधित प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक किए गए हैं। ठीक, और अगला भाग देखेंगे, भाग 15। ये जो भाग 15 है, ये निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। ठीक, तो निर्वाचन से संबंधित है और ये निर्वाचन का प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसको भी पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये भाग 14 भी बहुत पूछा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भाग 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित प्राविधान किए गए हैं और निर्वाचन का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक किए गए हैं। ठीक, और अगला भाग देखेंगे, भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 16। देखिए ये जो कुछ वर्ग की बात कर रहा है, कुछ वर्ग, इसका मतलब यहाँ पे एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों से संबंधित मुख्य रूप से इस ये जो 16वां भाग है, इसमें जो बात की गई है वो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों से संबंधित ही प्राविधान मुख्य रूप से किए गए हैं भाग 16 में। और ये अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक है। ठीक, तो भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है और भारतीय संविधान का भाग 16
जो है वो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक है। ठीक, और अगला भाग देखेंगे भाग 17, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी खूब पूछा जाता है। भाग 17, ये जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। और राजभाषा का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी ये अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था, इसका प्राविधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, बल्कि क्या बताया गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी इसके बारे में बात की गई है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक, तो भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है इसके बारे में प्राविधान नहीं किया गया है, लेकिन भारत की राजभाषा क्या होगी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इसकी बात की गई है। तो भाग 17 में राजभाषा की बात की गई यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। और अगला भाग देखेंगे भाग 18, ये भारतीय संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपातकालीन उपबंध की बात की गई है। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी से संबंधित प्राविधान किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, इस टाइप के जो प्राविधान हैं वो किसमें किए गए हैं, भाग 18 में इस प्रकार के जो भी प्राविधान हैं वो किए गए हैं। तो जो आपातकालीन उपबंध हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक किए गए हैं। ठीक, देखिए भारत में जो आपातकालीन उपबंध हैं वो 3 प्रकार के हैं। ठीक, एक तो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात का प्राविधान 352 में किया गया है, और एक है राष्ट्रपति शासन, इसका प्राविधान अनुच्छेद 356 में किया गया है, और एक है वित्तीय आपात जिसका प्राविधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या बताएंगे 352 में। राष्ट्रपति शासन का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, क्या बताएंगे अनुच्छेद 356 में किया गया है। वित्तीय आपात का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या बताएंगे 360 में किया गया है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों अनुच्छेद। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा आपातकालीन उपबंध है, ऐसा कौन सा आपातकालीन प्रावधान है जो आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया है, तो क्या बताएंगे अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपात अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। ठीक, तो भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक प्राविधान आपातकालीन उपबंध का किया गया है। और भाग 19 देखेंगे। भारतीय संविधान का जो भाग 19 है ये प्रकीर्ण है यानी मिला जुला है, जिसको मिसलेनियस आप कहते हैं। मिसलेनियस यानी क्या होता है, मिला जुला जो होता है उसको क्या कहते हैं, मिसलेनियस कहते हैं। तो जो भाग 19 है वो ऐसा ही है। तो प्रकीर्ण को क्या कहेंगे, मिला जुला यानी मिसलेनियस, इसमें मिले जुले प्राविधान हैं। ठीक, और अगला भाग देखेंगे भाग 20। ये जो भाग 20 है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है, तो क्या बताएंगे अनुच्छेद 368 के माध्यम से। और अनुच्छेद 368 किस भाग से संबंधित है, तो भाग 20 से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में की गई है। ठीक, और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये लिया कहाँ से गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसका प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में भाग 20 में किया गया है। ठीक, संविधान संशोधन। और भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से। साधारण बहुमत का मतलब उसमें कोई वोटिंग नहीं करवाई जाती, बस मेज थपथपा के हाथ उठा के हाँ हाँ सहमति ऐसे ले ली जाती है। वो क्या होता है, अगर ऐसे ही बिल पास कर दिया गया तो क्या होगा, उस टाइम पे
वो साधारण बहुमत माना जाएगा और ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान जो होता है वो लचीला संविधान माना जाता है। और जो दूसरी विधि है विशेष प्राविधान से, तो इसमें लोकसभा में 2/3 बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति अनुमति देता है, उसके बाद क्या होता है वो बिल पास हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब ये 2/3 बहुमत वाला प्राविधान चलता है तो क्या कहते हैं वो विशेष प्रक्रिया के माध्यम से बिल पास की जा रही है, यानी विशेष प्रावधान के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है। और जो तीसरा प्राविधान है वो विशेष प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन किया जाता है। तो जो 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद अगर राज्यों की भी 50% से अधिक की सहमति ली जाती है तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों के सहमति से संशोधन किया जा रहा है। यानी ऐसी स्थिति में जब भारतीय संविधान होगा, संशोधन होगा, तो भारतीय संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय संविधान क्या होगा, कठोर माना जाएगा। ठीक, तो संशोधन भारतीय संविधान में 3 प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगला भाग देखेंगे, भाग 21। भाग 21 में अस्थायी प्राविधान किए गए हैं, यानी संक्रमणकालीन अस्थायी प्राविधान यानी संक्रमणकालीन प्राविधान किए गए हैं, जिसको आप विशेष राज्य के दर्जा के नाम से जानते हैं कि विशेष राज्यों के दर्जा से संबंधित जो प्राविधान है वो किस में किया गया है, भाग 21 में किया गया है। यानी अगर ये पूछा जाए कि विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने से संबंधित प्राविधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो क्या बताएंगे, भाग 21 में। इसी को क्या कहते हैं, अस्थायी प्राविधान या संक्रमणकालीन प्राविधान कहते हैं, संक्रमणकालीन प्राविधान। ठीक, और ये अनुच्छेद 370 में है। ये तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 370 विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित है, जो अभी हाल में ही समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया है ना, यानी यही अस्थायी प्राविधान लागू किया गया था, वहाँ पे संक्रमणकालीन प्राविधान लागू किया गया था, जिसको समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। अनुच्छेद 370 किस भाग से संबंधित है, भाग 21 से संबंधित है। और अंतिम भाग देखेंगे, भाग 22 जो है, ये भाग 22 में हिंदी को बढ़ावा देने की बात की गई है, हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई है, हिंदी के विकास की बात की गई है। ठीक, हिंदी के विकास या बढ़ावा या उसको प्रमोट करने की बात किस में की गई है, भाग 22 में। यानी हिंदी से संबंधित अगर भाग पूछा जाए तो क्या बताएंगे, भाग 22 में। हिंदी से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो हमेशा क्या बताएंगे, भाग 22। तो ये तो थे अभी तक भारतीय संविधान के जो मूल संविधान, जो भारत के मूल संविधान में वर्णित थे 22 भाग। लेकिन जो 4 भाग बाद में जोड़े गए संविधान संशोधनों के माध्यम से, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संविधान संशोधन से, कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा भाग जोड़ा गया। ठीक, इस टाइप से प्राविधान पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से संबंधित। तो आइए देखते हैं, ये जो देखिए भाग 4A है, 4 का है। ठीक, 4 का देखिए यहाँ पे जो 4 है, भाग 4 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, उसी के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4 का को जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्राविधान किया गया है। ठीक, और देखेंगे अगला भाग 9A। ठीक, तो भाग 9A जो है, ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका या नगर निगम भी आप कह सकते हैं, नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है। भाग 9A, भाग 9A नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है। और ये जो भाग 9A है, इसको भारतीय संविधान में
74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। हमने आपको यहाँ पे भाग 9 पढ़ाते समय भी यही क्या बताया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक प्राविधान जोड़ा गया था। उसको भी हमने बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो भी 92-93 में 1992-93 में पारित किया गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो भी कब पारित किया गया था, 1993 में ही पारित किया गया था। ठीक है, जिसको भारतीय संविधान के भाग 9A के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल कर दिया जाता है। यानी नया भाग कौन सा जोड़ा जाता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 9A को जोड़ा जाता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से नगर पालिका या नगर निगम को। और अगला भाग देखेंगे भाग 9B। भाग 9B जो है ये सहकारिता से संबंधित है, यानी कोऑपरेटिव से संबंधित है भाग 9B। ठीक, 9B सहकारिता से संबंधित है, और ये भी कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 9B को जोड़ा गया, यानी सहकारिता से संबंधित प्राविधान। ठीक, और भारतीय संविधान में भाग 14A का प्राविधान किया गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 में, और ये 14 का किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। ठीक, तो 14 का किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। ये जो 14 का है इसको 14A भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो कोई गलत नहीं है, वो 14 का अधिकरण से संबंधित है, और ये 14 का प्राविधान भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पारित किया गया था, और उसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 14 को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो ये तो था भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय वस्तु। आप इन सभी चीज़ों को ठीक से कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे या तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।